हजरात, ईरान पूरी तरह से 2 कदम आगे दुश्मन से चल रहा है। ईरान की सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान ने अपना डिफेंस एक्टिव कर दिया है। ये वीडियो जब तक आप देख रहे होंगे, जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, तब तक ईरान अपने इन तमाम डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा पासा फेंक दिया है कि अब अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब क्या देना है। असल में ईरान ने कह दिया है कि अगर आप चाहते हो कि हम न्यूक्लियर बनाना छोड़ दें या न्यूक्लियर पावर प्लांट अपना बंद कर दें, तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट से न्यूक्लियर सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो चुपके चुपके से इजराइल ने भी कई परमाणु हथियार बनाए हैं और उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चुपके से चल रहा है, वो भी अमेरिका को बंद करना होगा। मिडिल ईस्ट में कई ऐसे जगह पर न्यूक्लियर चुपके चुपके अमेरिका और इजराइल और दूसरे देश बना रहे हैं, तो उनको भी पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अब यहां पर पेंच पूरी तरह से फंस गया है कि अब अमेरिका क्या कहेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका कह रहा है ईरान से कि अपना न्यूक्लियर बनाना बंद करो, न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करो, न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दो, वहीं रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब से इतिहास की सबसे बड़ी डील हुई है। अमेरिका ने सऊदी अरब से कह दिया है कि हम सिविल न्यूक्लियर डील आपसे कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हो चुकी है। सिविल न्यूक्लियर डील क्या होती है? ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना जिससे जनता को फायदा पहुंचे, बिजली उत्पाद में और दूसरे प्रोडक्ट उत्पाद में। ज़्यादा मेनली बिजली को बनाने के लिए न्यूक्लियर जिस तरह से आप बनाना चाहें, हम आपकी मदद करेंगे। और इससे पहले, कुछ वक्त पहले, अमेरिका ने कहा था कि अगर हम न्यूक्लियर डील करेंगे सऊदी अरब के साथ, तो सऊदी अरब उसके बदले इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में यह बात सामने नहीं आई है कि इजराइल से सऊदी ने नॉर्मलाइजेशन किया है या नहीं। ये तो सामने की बात है, पीठ पीछे की बात कुछ और है। अब दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही ईरान के एक अपडेट में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं स्क्रिप्ट से नहीं बोलता हूं, मैं लिख के रट के नहीं बोलता हूं, और मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं हर तरह की बात कर सकता हूं और पूरा अधिकार है कानूनी तौर से कि मैं अपना पक्ष रख सकता हूं। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए अभी चंद रोज पहले, हफ्ता बीत चुका होगा, 5-6 दिन, ये वो वीडियो है, उसका थंबनेल ये है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर एक पोर्शन में मैंने, एक छोटे से हिस्से में मैंने लोगों को, युवाओं को, अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यानी उनकी हौसला अफजाई के लिए और लोगों को समझाने के लिए अपनी आप बीती बताई। और किसी का नाम नहीं लिया, किसी कमेटी का नाम नहीं लिया, किसी देश, गांव, शहर, स्टेट, गली, मोहल्ले का नाम नहीं लिया, किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया। लेकिन वो बात उन लोगों ने भी अपने ऊपर ले ली जो बेचारे हमारे कल तक हमदर्द थे, जो बेचारे हमारे अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े रहे बेचारे। अब उन्होंने कह दिया जी आपने 2025 तक की बात करी है कि 2000 तनख्वाही मौलाना साहब की, हमारे वालिद साहब को बहुत परेशान किया, ये किया वो किया, और अब तक भाई 2025 की कमेटी की बात नहीं, 2025 तक की मेरे भाई बात ये है परेशान करने की। तो ये मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि भाई अगर आपके भी बीच में कोई ऐसा है, गरीब है लेकिन टैलेंटेड है, तो आप उसे सपोर्ट करें। इस वीडियो के अंदर लोगों ने वो पूरा वीडियो देखा ही नहीं, लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही नहीं और उसको एक स्टेट से लिंक कर दिया। अच्छा, कौम मैं बोलता हूं, पिछले 5 साल से कौम का मतलब शिया या सुन्नी नहीं होता है। कौम का मतलब ये होता है, क्योंकि मैं शिया सुन्नी को एक करने की बात करता हूं, कौम का मतलब ये होता है कि ये सब मुसलमान, और ये तमाम लोग जानते हैं कि हमारे अपने में से, हमारे मुसलमानों में से जब कोई आगे बढ़ता है तो मुश्किलें पैदा कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। और दूसरे यानी गैर मुस्लिम, उनमें से कोई लड़का या कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, तो वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने एक आईना दिखाने के लिए आप बीती बयान करी। अब उसमें जो करंट जो कमेटी है वो अपने भाई, ये देखो जी इन्होंने, रजा भाई ने ये बोला है, ये क्यों बोला है? कई लोग कह रहे हैं बोला ही क्यों। अरे वाह भाई वाह,
भाई उसमें किसी को टारगेट नहीं किया। जिसने सच में बदसलूकी मेरे वालिद के साथ या मेरे साथ की, वो तो अपने ऊपर ले। जिसने नहीं किया वो अपने ऊपर क्यों ले रहा है, ये बात समझ से परे है। लेकिन फिर भी क्योंकि बेचारे, मैंने देखा कि उसमें बेचारे वो भी परेशान हो रहे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, पर्सनली जो अपने ऊपर ले गया कि भाई ये तो, इस पे तो हमें, जैसे हाल फिलहाल की जो कमेटी है वो अपने ऊपर ले गई है, तो भाई हमें कहा है। आपको नहीं कहा है, मैंने किसी भी उस शख्स को नहीं कहा है, किसी भी ग्रुप को निशाना नहीं बनाया है। ये स्टेटमेंट अब आप कोर्ट में दिखा दीजिएगा, पंच में दिखा दीजिएगा कि जब एक इंसान सामने से कह रहा है कि मैंने किसी एक इंसान को टारगेट नहीं किया है, नया नया मसाला लगा दिया उस वीडियो में। जैसे बीजेपी आईटी सेल करती है, आधी अधूरी वीडियो काट के निकाल दिया और अपने मुंह से कुछ बोल दिया कि इसमें देखो जी गाली बकी है, इसमें तो गाली बकी है। अरे जब इजराइल को उल्टा सीधा बोलो, जर्मनी फ्रांस को उल्टा सीधा बोलो, जुल्म होने पर मोदी सरकार की आलोचना करो तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आप बीती बताते बताते मैंने जो अपनी कहानी बताई और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए आप बीती बताई, तो उसमें सबने अपने ऊपर ले लिया। भाई क्यों अपने ऊपर ले रहे हो कि जी बेरोजगार कहा है, निठल्ला कहा है। बताइए, जो दिन भर गंदी गंदी गाली बक सकते हैं, और हम कितनी बकते हैं, सब अपनी लाइफ में गाली बकते हैं, उनके लिए निठल्ला और ये बेरोजगार गाली हो गई। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि अगर बेरोजगार गाली है तो कितनी बड़ी बात है। लिहाजा भाई जो अपने ऊपर ये बात ले रहा है कि भाई हमें कही है किसी कमेटी, खास 2025 वाली कमेटी, और आने वाली कमेटियों को कह दिया, और फलाने गांव को, फलाने शहर को, फलाने स्टेट को, फलाने एरिया को कह दिया, तो भाई माजरत, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, हाथ जोड़ के भाई साहब मत सोचो, अपने ऊपर मत लो। वो बात अपने ऊपर वो ले जो सच में वैसा है। अब पहली बात, मैंने अपने वालिद का नाम, मेरा बाप का नाम किसी को नहीं पता। नहीं जी, हम तो अरे भाई 50 लाख लोग देखते हैं मेरी वीडियो, 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 5000 लोग जो खुद भी नहीं देखते, बस वो क्लिप काट के घुमा के शेयर कर दी और नमक मिर्च मसाला लगा के बीजेपी आईटी सेल की तरह कहानी को यहां से यहां कर दिया। अब बात यह कि भाई बोला ही क्यों तूने? अरे भाई आप अपनी आप बीती बताओगे, आपका जो प्लेटफॉर्म है आप वहां बताओगे। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूं, और आज पहली बार थोड़ी ना बता रहा हूं, हमेशा मैं इस तरह से मोटिवेट करता रहता हूं। मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं लगा हुआ है, किसी ने लिख के दिया हो और मैं बोल रहा हूं। मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूं, यहां तक बिना स्क्रिप्ट के ही आया हूं। तो ये जो जबरदस्ती, तो भाई माजरत, कोई कम्युनिटी, कोई इंसान, कोई एक इंसान पर्सनली अपने ऊपर न ले कि जी हमें बोल दिया। नहीं भाई माजरत, किसी को पर्सनली नहीं बोला। मकसद उस वीडियो का ये था कि जो युवा हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को, चाहे वो इमाम हो, इमाम के बच्चे हों, चाहे वो आम लोग हों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने अपने ख़ानदान से शुरू करी थी कि मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, तो मेरे ख़ानदान से किसी का फ़ोन नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि ये हमें नहीं कह रहा। भाई ख़ानदान तो बहुत बड़ा है, हमें नहीं कह रहा क्योंकि हमने किया ही नहीं। तवज्जो है। लेकिन बात सारी ख़राब उसने की जिसको लगा कि अरे ये मुझे ही बोला है, ये तो शायद मैंने किया है। तो भाई मैंने किसी को नहीं टारगेट किया। इसमें मेरा मकसद था इस वीडियो में ईरान और सऊदी अरब के कंपैरिजन में जो एग्जाम्पल सेट हुआ, मैंने उस हिसाब से अपने बयान को आगे बढ़ाया। अब अगर कोई पर्सनली ले रहा है तो भाई माजरत। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ तौर से कहा कि जो देश खुद तो हथियार बनाते हैं, खुद तो दूसरों को टॉर्चर करते हैं, लेकिन जब हम हथियार बनाते हैं तो वो हमको हथियार बनाना अलाउ नहीं करने देते। तो देखो, ये भी एक तरह का जुल्म है। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है, जो कि फॉक्स न्यूज पर उन्होंने ओपनली बोला है, कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हो, लिहाजा हमारे पास तमाम ऑप्शन टेबल पे हैं कि हमें फिर क्या करना है ईरान के साथ। हजरात, उधर ईरान ने दुनिया को उधर एक बार और चौंका दिया है। जैसे ही मामला ठंडा होता है, ईरान कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से दुश्मन तिलमिला जाता है। सैटेलाइट इमेज आपकी स्क्रीन पर सूडान है, ये एक अलग देश। सूडान के अंदर ईरान ने एक मिसाइलों का शहर जमीन के नीचे बसाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है इस सैटेलाइट इमेज से। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि ईरान सिर्फ अब ईरान में नहीं,
बल्कि आसपास के देशों में भी अपनी मिसाइल सिटीज के साथ मौजूद है। शायद यही वजह है कि अमेरिका डायरेक्ट भिड़ना नहीं चाह रहा। उधर खबर ये आ रही है कि जिस तरह से ईरान अपने आप को मजबूती से फैला रहा है और तैनात हो रहा है, ऐसे ही शक अमेरिका को भी है कि ईरान हो सकता है एंड मूवमेंट पे कोई खेल खेल दे। तो मिडिल ईस्ट में और भारी मात्रा में अमेरिका ने हथियार भेज दिए हैं। उधर यमन के हुथीज जो मुट्ठी भर थे, जिनके खात्मे का ऐलान हो रहा था, बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने बड़ी तबाही यमन में मचाई है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यमन के हुथीज ने फिर भी इजराइल तक अपनी मिसाइलें पहुंचाई हैं, जिसे इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से रोका है। वहीं अगर हुथीज की बात आई है तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़ा अपडेट। यमन की खुद की सरकार ने लगभग 80,000 फौजियों को इकट्ठा करके नई सैन्य टुकड़ी बना ली है और इनका मकसद ये होगा कि अपने ही मुल्क में जो हुथी संगठन है उनसे लड़े, उनको मिटाएं, उनके हथियार को जब्त करें और उनको घुटनों पर ले आएं। यही होता है, दुश्मन जब सामने से जीत नहीं पाता है तो फिर वो उसी घर में घुसता है, फिर वहां पर आग लगाता है, फिर उस आग को हवा देता है। यही किया है यमन के अंदर अमेरिका ने। जब अमेरिका यमन के हुथी से सामने से न जीत सका तो अब उसने खेल ये खेला कि यमन की गवर्नमेंट को फंडिंग करी, हथियार दी और कहा कि सेना इकट्ठा करो। अब सेना इकट्ठा हो गई है। अब अगर यमन के लोग हुथीस पर हमला करेंगे तो आपस में ही तो लड़ेंगे और आपस में लड़ लड़कर अब तक मुसलमान मरता आया है। भारत में देख लीजिए, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं भी आप देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो, मुसलमान आपस में ही लड़ लड़कर बेकार हो रहा है। एलन मस्क के प्लेटफॉर्म, पूर्व ट्विटर और आज के एक्स ने यमन के जो बड़े बड़े लीडरान थे उनके तमाम अकाउंट्स को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से हिजबुल्लाह का भी लेबनान में बुरा हाल है, क्योंकि वहां भी मुसलमान से लड़ रहा है। लेबनान की गवर्नमेंट पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के ठिकानों को ओवरटेक कर रही है, कब्जा कर रही है। और हिजबुल्लाह भी बेचारा झुक इसलिए गया क्योंकि उसे अपने घर में फसाद नहीं चाहिए था। कमाल यह है कि लेबनान के खुद के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि जब तक हम अपने हाथों से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बेकार नहीं कर देते, ये अरब देश हमें खुद पैसा नहीं देंगे, कोई इमदाद लेबनान को नहीं देंगे। ये किसने कहा है? खुद लेबनान ने कहा। तो हमको अगर कोई तोड़ने वाला होता है वो अपना ही होता है। देख लीजिए, लेबनान को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ खुद अरब का है। मौजूद है लेबनान के अंदर इजराइल। तस्वीर ये है, इजराइल पूरी ताकत से लेबनान के अंदर मौजूद है और अभी भी लेबनीज के मकानों को तोड़ रहा है। हजरात मोहतरम, उधर इजराइल की मीडिया, आपकी स्क्रीन पर देखिए सबूत, दावा कर रही है कि ईरान ने समुद्री नया रास्ता बना लिया है, एक नया रास्ता खोज लिया है और इसी रास्ते से ईरान हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा है। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल का कहना यह है कि ईरान सामने से कह रहा है कि हम हूथीज के साथ नहीं हैं, हम हिजबुल्लाह के साथ नहीं हैं, लेकिन पीछे से वो उनका साथ दे रहा है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ईरान के मामले में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका बात तो कर रहे हैं लेकिन दोनों इस वक्त एक्शन में भी हैं। इजराइल का एयरफोर्स कमांडर अचानक से अमेरिका पहुंचा था बातचीत करने के लिए कि ईरान के साथ क्या करना है। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ सीधा कहा है कि पूरा का पूरा मैक्सिमम प्रेशर इजराइल पर होना चाहिए कि इजराइल मदद गाजा के अंदर जाने दे। ولذلك أطالب وأنادي المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول تلك المساعدات بدون انقطاع وبكميات كافية إلى المدنيين في غزة ورفض الربط بين ذلك وبين أي اعتبارات أخرى بما فيه موضوع وقف। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ईसाइयों का एक धर्म स्थल है, चर्च है। हर साल वहां इजराइल 50,000 ईसाइयों को जाने देता था। इस साल उसने सिर्फ 6,000 ईसाइयों को वहां जाने की परमिशन दी है। पूरे वेस्ट बैंक पर इस वक्त इजराइल का ही कब्जा है। इजराइल का एक पूर्व स्नाइपर, जिसका वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता लेकिन कैप्शन आप पढ़ सकते हैं, इसने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब मैं आईडीएफ में था, इजराइल की फौज में था, और जब मैं फिलिस्तीनियों को मारता था तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने परिवार को बचा रहा हूं इन फिलिस्तीनियों को मारकर, लेकिन बाद में मैंने आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस छोड़ दी। आप कोई भी हो,
लेकिन अगर अमेरिका में रहते हुए फिलिस्तीन के समर्थक हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो अमेरिका आपको नहीं छोड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर ये नौजवान शख्स है, ये फिलिस्तीन समर्थक अमेरिका में रहने वाला एक एडवोकेट है, यानी आप समझ, अटॉर्नी है। दोस्तों, ये फिलिस्तीन समर्थक था तो अमेरिका की एजेंसियां इसके पास पहुंची, इसका फोन अनलॉक करवाया, जबरदस्ती इसका फोन चेक किया और इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसका फिलिस्तीन से क्या लेना देना है। वहीं इजराइल ने साफ तौर से कह दिया है कि गज्जा के अंदर रफ़ा को हमने पूरी तरह से घेर लिया है। कनाडा के विपक्ष की पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मैं सरकार में आ गया तो मैं भी अपने मुल्क से उन लोगों को निकालूंगा जो इजराइल के विरोधी हैं। रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गाजा के अंदर मदद कर रही है, जिसके जरिए हमने फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए आपने जो चंदे दिए थे उन तक पहुंचाया था, और यही रेड क्रिसेंट जो है लगातार गाजा और फिलिस्तीन में काम कर रही थी। उनके एक और मेंबर, जी हाँ, मिसिंग है। कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार मेडिकल वर्कर्स को निशाना बनाकर कत्ल कर रहा है। इजराइल की जुल्म की इंतहा यह है कि जिन जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया है, देखिए उनके सर पर उसने पहले गंजा किया और सर पर सितारा यानी जो इजराइल का झंडा है उसको बनाकर, ये जुल्म है भाई, इससे अलावा मैं क्या ही कहूँ। वहीं अगली तस्वीर देख लीजिए, गाजा के अंदर, गज्जा में फिलिस्तीनियों के मकान पर कब्जा करके मकान के अंदर इजराइल के सैनिक पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। एक फिलिस्तीनियन अमेरिकन बच्चा जिसको इजराइल की सेना ने गोलियों से भून दिया, उनके वालिद साहब ने इंटरव्यू में बताया कि फिलिस्तीनी नागरिकता भी थी और अमेरिका की नागरिकता भी थी, तो अमेरिका की नागरिकता होने की वजह से अमेरिका को साथ देना चाहिए था। हमारे उस 14 साल के बच्चे को इजराइल की सेना ने 14 से 15 गोली मारकर उसके जिस्म को छलनी कर दिया, और उस पर इल्जाम यह था कि उसने इजराइल की मिलिट्री की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका। इतनी सी बात पर 14 गोलियों से मेरे बेटे को भूना, जिसके पास अमेरिका की नागरिकता थी, लेकिन फिर भी अमेरिका अभी तक इस पर नहीं बोला। हजरात मोहतरम, आइए गाजा का हाल क्या है मैं एक तस्वीर से बताऊंगा आपकी स्क्रीन पर। बीच में एक बुजुर्ग शख्सियत है और दाएं और बाएं देखिए 3-3 बेटे हैं, 6 बेटे हैं। इजराइल के एक ही हमले में इनके 6 के 6 बेटे मारे गए, 6 के 6 बेटे शहीद हो गए, जिनके नमाज जनाजा बूढ़े बाप ने खुद पढ़ाई है। नीचे वो तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं मोहतरम हजरात, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा पा रहा, लेकिन उस बैतुल मुकद्दस में भारी मात्रा में यहूदी जा रहे हैं। अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ने वाले मोहम्मद खलील जो फिलिस्तीनियन अमेरिकी हैं, जिनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर थे, तो अमेरिका की कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है ट्रंप सरकार को कि ठीक है, आप इनसे नागरिकता छीन के इनको फिलिस्तीन डिपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो फिलिस्तीन के समर्थक अमेरिका में स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहे थे, उनमें से 600 छात्रों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लात मार दी है, उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में थे। वहीं यूरोपीय यूनियन तैयारी कर रहा है कि हम फिलिस्तीन को पैसा दें ताकि महमूद अब्बास की जो सरकार है वो फिलिस्तीन और गाजा को संभाल सके। फिलिस्तीन की जो सरकार है महमूद अब्बास की, अमेरिका की और इजराइल की हर बात मान रही है, ये भी बात याद रखिएगा। महमूद अब्बास को अमेरिका ने कहा था कि आप जो ये स्कीम चला रहे हो कि मारे जाने वाले लोगों को आप जिंदगी भर पेंशन देते हो, उसको बंद करो। अब महमूद अब्बास ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि हमने वो स्कीम खत्म कर दी है, चाहे तो आप यहां आकर जांच करके पता कर सकते हो। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस दर्ज कर दिया है कि गैर कानूनी तरीके से बिना किसी बात के फजूल वजह बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी है। उधर तुर्की ने एक बड़ा खेल कर दिया है। ये एक परिवार की फोटो देखिए, ये तुर्किश फैमिली है, 5 लोग हैं। ये 5 लोग तुर्की में रहते हुए इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इजराइल की गुलामी कर रहे थे। की जानकारी जब तुर्की गवर्नमेंट को मिली तो तुर्की गवर्नमेंट ने इन्हें गिरफ्तार किया और इन 5 को 100 साल की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, 100 साल की सजा सुनाई गई है। उधर अम्मास ने कहा है कि हम एक डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं जिसे हम
इजिप्ट भेजेंगे बातचीत करने के लिए। हजरात, उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति दोहा पहुंचे हैं, यानी कतर और इजिप्ट के बीच क्या बात चल रही है ये तो अल्लाह जाने या ये दोनों। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज सुबह में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।